नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था, क्लियर है। और मौलिक अधिकार में मैं स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहा था और पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 19 को बखूबी सीखा। आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है बच्चे, जो पूरे मौलिक अधिकार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपराधिक बातों को भी हमें समझना है। क्लियर हो चुका। तो बच्चे आज जो हमें पढ़ना है, याद रखिएगा, आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 20। सभी बच्चे याद रखेंगे क्या पढ़ना है हमें? आर्टिकल 20। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आर्टिकल 20 किसे मिला है। तो हमें यह पता करना है कि पहले ये किसे दिया गया है। तो बच्चे मैंने आपको क्या समझाया था कि कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिले हैं और बाकी मौलिक अधिकार भारत के लोगों को मिले हैं। तो हमें यह जानना है कि भारत के जो नागरिक हैं सिर्फ उन्हें कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? 15, 16, 19, 29, 30। लेकिन बच्चे ये तो 20 है, इसका मतलब है इसमें नागरिक नहीं, सभी लोग शामिल हैं। तो याद रखना है पहले आपको कि आर्टिकल 20 किसे मिला है। तो हम क्या बोलेंगे कि आर्टिकल 20 भारत के लोगों को मिला है। पूरी बात समझ में आ गई। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि यह किसे मिला है? भारत के लोगों को। पहले तो इस बात को याद रखिएगा कि इसके अंदर नागरिक भी आएंगे और अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आया है बच्चे तो उसे भी मिला है। तो आर्टिकल 20 इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत के लोगों को मिला है। दूसरी बात बच्चे याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 को कहा जाता है कि यह जो है स्थायी है। ये क्या है बच्चे? स्थायी है। अब देखिए स्थायी का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि मौलिक अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है, लेकिन स्थायी कहने का मतलब है बच्चे आर्टिकल 20 कभी निलंबित नहीं होता। सभी बच्चे इस बात को याद रखना है कि आर्टिकल 20 जो है कभी निलंबित नहीं होता है। तो हमें समझना है कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है जो ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल जो 20 है वो कभी भी निलंबित नहीं होता और यह क्या है? स्थायी है। तो चलिए पहले समझना शुरू करते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे आर्टिकल 20 में दिया गया है अपराधों के, देख रहे हैं बच्चे अपराध आ गया, अपराधों के दोष सिद्धि के, अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। पूरी बात समझ में आ गई। यानी बच्चे देखिए सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण, या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी पढ़ सकते हैं बच्चे, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्लियर हो गया? आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए पहले सभी बच्चे इस बात को याद रखना कि आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि, यानी अपराध हो फिर दोष सिद्धि हो, उसके संबंध में कानून आपको संरक्षण देगा, यानी संविधान आपको संरक्षण देगा। लेकिन मैंने क्या बताया है कि भारत में कानून का शासन है, विधि का शासन है और कानून के सामने सभी लोग क्या है? समान है। लेकिन आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो बच्चे पहले हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि अपराध क्या होता है। पहले ये तो पता चले कि एक्चुअल में अपराध क्या है। देख रहे हैं बच्चे, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो चलिए पहले सीखते हैं कि अपराध क्या है। जब तक अपराध समझ में नहीं आएगा तब तक हम दोष सिद्धि और संरक्षण को नहीं समझ सकते। तो बच्चे एक बात याद रखिए, भारत में विधि का शासन है, यानी कानून का शासन है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आप खड़े हो जाएं, सभी जगह किसका शासन है? कानून का शासन है। तो चलिए बच्चे पहले समझते हैं कि अपराध क्या होता है। ठीक है, चलो कानून का शासन है, पर अपराध क्या है? याद रखिए बच्चे, मान लीजिए कि मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं, ठीक है, इस स्थान पर यह नियम बनाया गया है कि जो भी इस
व्यक्ति इस स्थान पर शाम के 6 बजे तक खड़ा होगा वो अपराध होगा। क्या बच्चे कानून बना है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस स्थान पर शाम के 6 बजे तक अगर खड़ा होगा तो वो क्या होगा, अपराध होगा। तो देखिए मैं इस स्थान पे खड़ा हो गया तो अगर मुझे पकड़ा जाएगा तो मैं ये कहूंगा कि आपने कानून बनाया था कि शाम के 6 बजे तक जो व्यक्ति खड़ा होगा तभी अपराध होगा, लेकिन अभी 6 नहीं 6 से ज्यादा बज गए हैं। इसका मतलब है कि अब वो जो कानून आपने बनाया था वो कानून यहां लागू नहीं है, और जब वो कानून लागू ही नहीं है तो कानून टूटा ही नहीं, और जब टूटा ही नहीं तो अपराध कैसे होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अपराध की परिभाषा हो गई कि यदि कोई व्यक्ति, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर, याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर उस समय, याद रखना है बच्चे, उस समय लागू किसी कानून को, उस समय लागू किसी कानून को तोड़ता है, उस समय लागू किसी कानून को तोड़ता है तो वह अपराध कहलाएगा, तो वह अपराध कहलाता है। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना बच्चे कि जो क्राइम होता है, अपराध होता है, उसकी परिभाषा क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर उस समय लागू किसी कानून को तोड़ता है तभी क्या कहलाएगा, अपराध। इसका मतलब है बच्चे जब तक कानून नहीं टूटेगा तब तक अपराध नहीं होगा, और जब तक अपराध नहीं होगा तब तक दोष सिद्ध कैसे होगा। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा। देखिए मैं बोर्ड के साइड हो जाता हूं ताकि पूरी बोर्ड आपको नजर आए और सारी बातें आपको क्लास में ही याद करनी है। समझ में आया। याद रखना है बच्चे कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर उस समय लागू किसी कानून को तोड़ता है तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, तब वो अपराध कहलाएगा। और याद रखिए किसी व्यक्ति को, अब बच्चे चलिए इसके एक एक प्रावधान को मैं बताना शुरू करता हूं। पहले आपने यहां तक लिख लिया, चलिए अब इसके एक एक प्रावधान को सीखते हैं और समझते हैं ताकि एक एक प्रश्न देखते ही बन जाए और किसी को कुछ नहीं रटना। मेरी क्लास में कुछ नहीं रटना बच्चे, याद रखिए। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या है, क्लियर है। किसी व्यक्ति को तब तक, याद रखिए बच्चे, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा, तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा जब तक वह कोई कानून नहीं तोड़ता, जब तक वह कोई कानून नहीं तोड़ता। याद रखिए संविधान ने साफ कहा है बच्चे कि आप किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहेंगे जब तक कि वह कोई कानून नहीं तोड़ता। अगर वो कानून तोड़ता है बच्चे तभी वो अपराधी होगा। तो सभी बच्चे याद रखिए किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो उसने कानून नहीं तोड़ा है। और अगर कानून टूटा है, याद रखिए बच्चे, यदि प्रवर्तित कानून, यहां सभी लोग याद रखिए, यदि प्रवर्तित, देखिए बच्चे पहले प्रवर्तित का मतलब समझिए। प्रवर्तित का मतलब होता है लागू, क्लियर है बच्चे। यदि प्रवर्तित कानून टूटा है, यदि प्रवर्तित कानून टूटा है तभी वह अपराधी होगा। क्लियर है बच्चे कि जब तक प्रवर्तित कानून टूटा है तभी वह क्या होगा, अपराधी होगा। इस बात को याद रखना है सभी बच्चों को कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहेंगे जब तक कि कोई कानून नहीं टूटता। और यदि प्रवर्तित लागू कानून टूटा है तभी वह व्यक्ति क्या होगा बच्चे, अपराधी होगा। पूरी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर ये साबित हो जाए, ये प्रूफ हो जाए कि हाँ ये जो लागू कानून है उसने तोड़ा है, तो अगर ये साबित हुआ बच्चे तो तुरंत क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, अपराधी कहा जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं, सभी बच्चे समझ चुके, ओके। नाउ अब बच्चे यहां पर याद रखिए, अब वो उसका अपराध साबित हुआ तो अब वो क्या कहलाएगा, अपराधी कहलाएगा।
यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रावधान क्या है बच्चे। अगला प्रावधान कहता है कि अपराध सिद्ध होने पर, अपराध सिद्ध होने पर उतनी ही सजा दी जाएगी, उतनी ही सजा दी जाएगी। यहां केयर कीजिएगा बच्चे कि अपराध सिद्ध होने पर उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी विधि सम्मत हो। देखिए बच्चे ये पूरा संविधान का शब्द है, जितनी क्या हो, विधि सम्मत हो। विधि सम्मत का मतलब है जितना कानून ने कहा है। तो पूरी बात याद रखिए। अब अगर आपका अपराध सिद्ध होगा बच्चे तो आपको उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी विधि सम्मत हो। विधि सम्मत का मतलब है जितना कानून में दिया गया हो। अगर कानून में उस अपराध की उतनी सजा है तो बच्चे आपको उतनी ही सजा मिलेगी, उससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। और इसी में एक बात याद रखना है बच्चे आपको कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ये बच्चे आर्टिकल 20 में है, आपको इसे याद रखना है। क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो बच्चे, एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अगर मान लीजिए एक अपराध के लिए उसने 10 साल की सजा काट ली तो आप दोबारा उसे उसी अपराध के लिए सजा नहीं देंगे, क्योंकि उसने कानून के अनुसार बच्चे उतनी सजा को काट ली है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? मिटाऊं मैं फिर से आगे बढ़ूं? ओके, चलिए अब बच्चे अगला प्रावधान याद रखेंगे। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है बच्चे, इसे समझना है अभी हमें, और मैं आपको करंट से जोड़कर यहां पर कुछ बातें बताऊंगा ताकि आप कोई भी लेवल का एग्जाम दे, चाहे बच्चे आईएएस का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, सारे प्रश्न आपको यहां से क्लियर होंगे। अब बच्चे समझिए एक बात को, क्लियर है? किसी भी व्यक्ति को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य, बच्चे साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। क्लियर है? किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, अपने विरुद्ध साक्ष्य, सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जब तक कानून नहीं टूटेगा तब तक अपराधी नहीं। अपराध सिद्ध होने के बाद उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी कानून ने कहा है। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, और बच्चे अपने विरुद्ध सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वरना बच्चे क्या होता है कि कभी निर्दोष आदमी भी पकड़ में आ जाए तो उसे भी अपने खिलाफ सबूत के लिए 3rd डिग्री दे दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए बच्चे। तो संविधान ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने खिलाफ सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? तो देखिए आर्टिकल 20 कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे, और ये हमेशा रहेगा। वरना पता चला कभी इमरजेंसी का वक्त आया हुआ है और आपको इमरजेंसी के वक्त में ही अगर कोई अरेस्ट कर ले और ये चीजें ना हो आपके साथ, तब तो आप हमेशा जेल में ही रह जाएंगे। तो याद रखना है कि आर्टिकल 20 स्थायी है, कभी निलंबित नहीं होगा, और हमेशा कानून, संविधान और मौलिक अधिकार आपको ये सुरक्षा देगा। लेकिन बच्चे यहां पर मेरा एक प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए बच्चे, अगर किसी ने सामाजिक अपराध किया, जैसे बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे समाज में होती है बच्चे, तो अगर बलात्कार जैसी गंदी घटनाएं होती है और बलात्कारी जो है मौके से फरार हो जाते हैं,
तो जब मान लीजिए अगर उन्हें पुलिस अरेस्ट करे तो क्या वो ये बात नहीं कह सकते कि आप मुझे अपने खिलाफ सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते? तो बच्चे इससे तो बलात्कारी छूट जाएगा। न जाने ऐसे कितने केसेस होते हैं बच्चे हमारे समाज में कि अगर व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो व्यक्ति यही तो कहेगा कि आप मुझे अपने विरुद्ध सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो वो व्यक्ति तो मजबूत होगा, वो तो छूट जाएगा। तो याद रखिए, आपने केयर किया होगा कि सरकार डीएनए चेक करवाती है न्यायालय, बच्चे थूक से, खून से, चमड़ी से, बालों से, इनसे चीजों से भी चेक होती है, जिसे हम फॉरेंसिक साइंस कहते हैं। तो एक बात सभी बच्चे याद रखिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको करंट से ऐड करके बता रहा हूं बच्चे, जिसे आप फिंगरप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट, कॉमा, फिर बच्चे डीएनए की जांच, और बच्चे तीसरा क्या होता है? ब्लड चेक। क्लियर है? तो याद रखिएगा, फिंगरप्रिंट, डीएनए, ब्लड चेक आदि को अपने खिलाफ सबूत नहीं माना जाता, आदि को अपने खिलाफ सबूत नहीं माना जाता। पूरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये फॉरेंसिक साइंस का काम है। तो अगर आपसे आपकी फिंगरप्रिंट ली जाए, डीएनए लिया जाए, ब्लड चेक किया जाए बच्चे, ऐसी जो वैज्ञानिक चीजें हैं, इसे अपने खिलाफ सबूत नहीं माना जाता, तभी बच्चे समाज में ऐसे लोगों को भी क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि कानून ने आपको जरूर सुरक्षा दिया है कि आपको अपने खिलाफ सबूत पेश करने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट, डीएनए और ब्लड ऐसी चीजें हैं बच्चे जो कानून आपसे लेकर चेक कर सकता है, क्योंकि ये अपने खिलाफ सबूत या साक्ष्य नहीं माना जाता, तभी तो बच्चे जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें सजा होनी चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, यहां हमने आर्टिकल 20 को बखूबी सीखा है। अब कोई भी प्रश्न होगा बच्चे आप क्लास नोट से बना लेंगे। याद रखिए, मैं किसी डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता कि जिसमें सब कुछ लिखा है और मैं बोलते चलो, नहीं। इस चैनल पर पूरी मेहनत टीचर आपके लिए करेंगे और एक एक लाइन आपको लिखवाई जाएगी बच्चे, और पूरी बात समझाई जाएगी। क्लियर है? मुझे मेहनत करना है, बस आपको मेरे साथ बढ़ना है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? चलिए मैं मिटाऊं इसे। सभी बच्चों ने लिख लिया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी पूरी बात लिख सकते हैं। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे और हम चलते हैं आर्टिकल 21 की ओर, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं जरा आर्टिकल 21 होता क्या है। क्लियर है? यहां पे सभी बच्चे केयर कीजिए ना। अब हमारा अगला पड़ाव है आर्टिकल 21 की ओर, जो कि 20 की तरह ही महत्वपूर्ण है। कैसे? हम पढ़ने के दौरान समझेंगे। ये रहा बच्चे आर्टिकल 21। तो देखिए, फिर से वही प्रश्न है कि आर्टिकल 21 किसे मिला है? भारत के लोगों को या नागरिकों को? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि आर्टिकल 21 भी भारत के लोगों को मिला है, यानी कोई भी भारत में खड़ा है। क्लियर है बच्चे? भारत के लोगों को मिला है। इसका मतलब है कि इसमें नागरिक भी शामिल हैं, व्यक्ति भी शामिल हैं और निवासी भी शामिल हैं। तो सभी बच्चे याद रखिए, आर्टिकल 21 किसे मिला है? भारत के लोगों को। और आपको यह बता दूं बच्चे कि आर्टिकल 21 भी क्या है? स्थायी है। इस बात को याद रखिएगा, आर्टिकल 21 भी स्थायी है। इसका मतलब है कभी निलंबित नहीं होता। इसका मतलब है ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल 21 भी स्थायी है और ये क्या है? कभी भी निलंबित नहीं होता। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो पहले याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत के लोगों को मिला है, स्थायी है और कभी निलंबित नहीं होता। चलिए बच्चे अब सीखिए आर्टिकल 21 में क्या है। याद रखिए, आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे यहां केयर कीजिए। देखिए, दो शब्द हैं, पहले सीखिए। एक शब्द है प्राण और दूसरा क्या है? दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण की भी स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता।
तो पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि संविधान में कहीं पर भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या या इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। क्लियर है? संविधान में कहीं भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं है, लेकिन हमेशा न्यायालय ने, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णय में इनकी अपनी परिभाषाएं दी है और कहीं ना कहीं इन्हें मजबूत किया है। क्लियर है? क्योंकि ये लोगों को मिला है और ये स्थायी है। और देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है बच्चे, किसी भी व्यक्ति को, यहां सभी लोग केयर कीजिए, किसी भी व्यक्ति को उसके, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह से विधि की स्थापित प्रक्रिया से, प्राण एवं देह से विधि की स्थापित प्रक्रिया से, विधि की स्थापित प्रक्रिया, क्लियर है बच्चे, विधि की स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। याद रखिए ये पूरा पॉलिटी का शब्द है। ऐसे ही शब्दों से कमीशन प्रश्न पूछती है और हम शब्द नहीं समझ पाते, तभी हमारे प्रश्न डिस्टर्ब होते हैं और हम उसे सही तरीके से नहीं बना पाते। तो चलिए बच्चे सीखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, संविधान जो है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से और देह से, देह का मतलब है शरीर बच्चे, बॉडी, ठीक है, उसके प्राण एवं देह से विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। यानी विधि जो इस प्रक्रिया स्थापित करती है उसी प्रक्रिया से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता छीनी जाएगी, ली जाएगी। लेकिन यहां प्रश्न है कि प्राण क्या होता है और दैहिक क्या होता है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी फिर हम आगे कैसे समझेंगे। तो चलिए बच्चे हम एक एक को समझना शुरू करते हैं। पहले इस लाइन को याद रखिएगा कि बिना विधि की स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और शरीर से वंचित नहीं किया जाएगा। लिख लिया आप सभी बच्चों ने? मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए पहले समझते हैं बच्चे प्राण क्या होता है और प्राण के बाद फिर हम समझेंगे दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम प्राण का मतलब समझते हैं, प्राण क्या है। क्लियर है? तो बच्चे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में कहीं ना कहीं इनको मजबूत किया है, तो हमें सारे निर्णयों को जोड़कर पढ़ना है। तो बच्चे याद रखिए, पहले कहा गया है कि प्राण एक नैसर्गिक तत्व है। देखिए ये संविधान का शब्द है बच्चे, क्या कहा गया है? प्राण एक नैसर्गिक तत्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानना है कि नैसर्गिक का मतलब क्या होता है। क्लियर है? जब तक आपको यह बात नहीं समझ में आएगी आप आगे चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि पहले हमें समझना है प्राण क्या है। तो प्राण एक नैसर्गिक तत्व है और बच्चे नैसर्गिक को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल कहते हैं। इसका मतलब है संविधान भी ये कहती है कि प्राण तो एक प्राकृतिक तत्व है जिसे प्रकृति ने दिया है, संविधान ने नहीं दिया। तो जब संविधान ने प्राण दिया ही नहीं है तो वो फिर प्राण कैसे ले सकती है? लेकिन मैंने अभी क्या कहा आपको कि प्राण और शरीर की जो स्वतंत्रता है वो विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही होगी। तो चलिए पहले सीखिए कि प्राण क्या है। तो प्राण एक नैसर्गिक तत्व है जो किसी व्यक्ति के जीवन को, यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि प्राण एक नैसर्गिक तत्व है जो किसी व्यक्ति के जीवन को, पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, जीवन को अर्थपूर्ण, ये देखिए ये सारे प्राण की परिभाषा है, अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, अर्थपूर्ण एवं पूर्ण बनाता है, अर्थपूर्ण एवं पूर्ण बनाता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे ये प्राण की परिभाषा है जो हमें जानना है और हम ये चीजें नहीं जानते तभी हमारे सारे प्रश्न क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है बच्चे कि प्राण क्या है? एक नैसर्गिक तत्व है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, बच्चे माफी चाहूंगा मैंने दो जगह अर्थपूर्ण लिख दिया, यहां देखिए, अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक एवं पूर्ण बनाता है। पूरी बात याद रखिएगा कि प्राण क्या है? एक नैसर्गिक तत्व, प्राकृतिक तत्व है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगा,
गरिमापूर्ण बनाएगा, सार्थक बनाएगा और क्या बनाएगा बच्चे, पूर्ण बनाएगा। यही प्राण है। और संविधान ने साफ कहा है कि अगर वो आपको प्राणों से वंचित करेगी तो विधि की स्थापित प्रक्रिया से करेगी। तो पहले आपने प्राण का मतलब सीखा कि संविधान में प्राण क्या है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो यहां तो हमने प्राण को सीखा। अब जरा सीखते हैं कि दैहिक स्वतंत्रता क्या है। तो पहले मैं मिटा दूं, आपने प्राण शब्द बखूबी लिख लिया। देखिए बच्चे, मैं बोर्ड के साइड हो जाता हूं ताकि पूरी बोर्ड आपके पास हो, आप बखूबी सारी चीजों को लिखें और समझें। यहां तक समझ में आई? चलिए मैं मिटाऊं और अब समझते हैं दैहिक स्वतंत्रता को, कि दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है और इससे क्या हम कहना चाह रहे हैं। क्लियर है? यहां सही बच्चे याद रखेंगे ना। अब आते हैं और सीखते हैं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, तो चलिए बच्चे दैहिक स्वतंत्रता क्या है पहले इसको सीखें। याद रखिए, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को, यहां देखिए बच्चे, किसी भी व्यक्ति को अवैध का मतलब है गैर कानूनी, अवैध गिरफ्तारी। देख रहे हैं बच्चे, यानी किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ओके, फिर देखिए बच्चे, अवैध गिरफ्तारी, फिर देखो अवैध जेल। यानी अगर आप किसी भी व्यक्ति को पहले तो अवैध गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर अवैध गिरफ्तार भी नहीं करेंगे ना तो अवैध जेल करेंगे। स्पष्ट है बच्चे? ठीक। ना तो अवैध पुलिस निगरानी करेंगे, ना तो अवैध पुलिस निगरानी करेंगे, एवं निवारक निरोधक से संरक्षण, एवं निवारक निरोधक से संरक्षण। तो बच्चे हमें समझना है कि पहले निवारक निरोधक क्या है। याद रखिए, ये मैं आपको आर्टिकल 22 में पूरा समझाऊंगा कि निवारक निरोधक क्या होता है। यहां आपको बस निवारक निरोधक शब्द को समझना है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ना तो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। ओके, यहां देखिए बच्चे, अवैध गिरफ्तार नहीं करेंगे, अवैध जेल नहीं देंगे, अवैध पुलिस निगरानी नहीं करेंगे और अवैध निवारक निरोधक भी नहीं करेंगे। यही है बच्चे शरीर की स्वतंत्रता। पूरी बात समझ में आ गई? ना तो किसी व्यक्ति को आप गलत गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार करेंगे, ना जेल में डालेंगे, ना तो पुलिस निगरानी करेंगे और ना ही निवारक निरोधक करेंगे। यही है बच्चे शरीर की स्वतंत्रता। अब हमें यह सीखना है कि इसके अंदर और क्या क्या प्रावधान आते हैं। पहले आपने प्राण और शरीर सीख लिया। चलिए मैं मिटाऊं इसे, सभी बच्चे क्लियर है? ओके, अब आते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के क्या सारे प्रावधान हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या मिला है, हमें पूरी बात को बच्चे जानना है। तो सबसे पहले याद रखिए, इसके मैं सारे आपको यहां पे प्रावधान बताता हूं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। पहला प्रावधान बच्चे याद रखिएगा, विदेश भ्रमण का अधिकार। पहला प्रावधान क्या है? विदेश भ्रमण का अधिकार। जो हम विदेश घूमने जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत होता है बच्चे? अनुच्छेद 21। अब समझिए कि विदेश भ्रमण का अधिकार क्यों यहां इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसी पर मेनका गांधी केस जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेनका गांधी वाद किससे जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 विदेश भ्रमण के अधिकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेनका गांधी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चे दिल्ली में पकड़ लिया गया था, इन्हें विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था। तब इन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया था और कहा था आर्टिकल 21 प्राण एवं शरीर की स्वतंत्रता है और मेरे पास पूरे लीगल पेपर है, मैं विदेश जा सकती हूं, इसलिए मुझे जाने से आप नहीं रोक सकते। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो विदेश भ्रमण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। फिर याद रखना है निःशुल्क विधिक सहायता, यानी बिना पैसे के कानूनी सहायता जो आपको सरकार देती है वो भी इसमें आता है। निःशुल्क विधिक सहायता, आपको बिना पैसे के बच्चे विधिक क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। फिर याद रखिएगा पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार भी इसी में है।
क्योंकि पुलिस भी क्रूरता करती है, पीट देती है, 3rd डिग्री देती है। तो याद रखिएगा, पुलिस के क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, वो भी किस में आता है बच्चे? आर्टिकल 21 में। आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे, पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे, जेल में कुटुंबों से मिलने का अधिकार, वो भी इसी में आता है। जेल में कुटुंबों से मिलने का अधिकार, मिलने का अधिकार। कुटुंब का मतलब हो गया आपके पारिवारिक सदस्य जो जेल में मिलने जाते हैं, वो भी इसी के अंदर है। तो भूलिएगा नहीं, निःशुल्क विधिक सहायता, पुलिस के क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, जेल में कुटुंबों से मिलने का अधिकार, ये सब किसके अंदर है बच्चे? आर्टिकल 21 में। और सारे प्रावधानों को हमें बखूबी सीखना है। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू क्लास।